Okay, we did isothermal process also. Is it? No. एक मिनट. I'll just check हम लोगों ने कहाँ तक किया था, उसके बाद आगे करते हैं. तक किया था. यहाँ से स्टार्ट करना था हम लोग को आइसोथर्मल प्रोसेस से. Yes. So isothermal process क्या है? In this process temperature remains constant, that is T is equal to constant. तो ये जो isothermal process है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर dt is equal to 0 हो गया. और हमें पता है कि PV is equal to nRT होता है. अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये प्रोसेस का इक्वेशन हो गया बेसिकली. आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन है, दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ इफ ए सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम, सो इफ अ सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, यहाँ पे स्टेट A पे जो इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T है, और स्टेट बी का जो प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T है, such that the temperature remains constant, then P1 V1 is equal to P2 V2, that is nRT is constant. Now practically isothermal process should be very slow ना. हम लोगों ने देखा है कि भाई ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है, वेरी स्लो. इसको हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं. और क्यों हम लोग इसको स्लो रखते हैं? जिससे कि इनफ टाइम मिले हीट एक्सचेंज के लिए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. सो वेरी स्लो, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. वॉल ऑफ कंटेनर, so wall of container should be perfectly conducting to allow transfer of heat. एक मिनट.
आई एम सॉरी बच्चों. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस. हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू म्यू सी वी डी टी होता है, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस में डी टी जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो गया. सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट और डी टी इज इक्वल टू जीरो. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम जीरो. सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, W इज इक्वल टू पी डी वी हम लोग हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है. अब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और P इज इक्वल टू के बाई वी हम लोग लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट बाई वी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना. पी डी वी का इंटीग्रेशन, तो P को हम लोगों ने यहाँ पे के बाई वी डाल के इंटीग्रेट कर दिया. के तो कांस्टेंट है, 1/v dv का इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करोगे तो के लॉन वी, और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट v1 v2 होता है. सो दिस इज k ln v2 माइनस ऑफ ln v1, तो k ln v2 बाय v1 हो जाएगा. k का वैल्यू हमें पता है p1 v1 जो कांस्टेंट है किसके बराबर है, nRT के बराबर है. तो nRT ln v2 बाय v1, ये वर्क डन का फॉर्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस में. जब टेम्परेचर v1 v2 हमें पता है, सॉरी वॉल्यूम v1 v2 पता है और टेम्परेचर T पता है ना. अब हमें ये भी पता है P1 v1 P2 v2 के बराबर है, तो v2 बाई v1 ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो P1 v1 इज इक्वल टू P2 v2. सो P1 बाई P2, v2 बाई v1 जो है हमारा, दैट इज P1 बाई P2 हो जाएगा. ये v2 बाई v1 को हम लोग यहाँ पर से इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो v2 बाई v1 की जगह इसको रिप्लेस करेंगे तो ये P1 बाई P2 हो जाएगा. सो वर्क डन इज nRT ln P1 अपॉन P2. Now next है first law applied to isothermal process. So by first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. The change in internal energy of the gas is zero. So dq is equal to dw. So hence heat supplied in an isothermal process is used to do work against external surroundings. So in case of isothermal expansion, dw, अच्छा हम लोग को पता है dq is equal to du plus dw और du जीरो हो गया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में dq dw के बराबर हो गया. तो hence heat supplied in an isothermal process is used to do work against the external surrounding. तो जो भी heat हम लोग देंगे that is used to do the work. In case of isothermal expansion, हम लोग को पता है जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो वहां पे वर्क डन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो dq भी ग्रेटर देन जीरो होगा. सो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. अब इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन वहां पे dv लेस देन जीरो है, dv इज यहाँ पे लेस देन जीरो, यहाँ पे dv वाज ग्रेटर देन जीरो, तो dv लेस देन जीरो है तो dw भी लेस देन जीरो है और dq विल बी लेस देन जीरो. सो इन आइसोथर्मल कंप्रेशन heat is rejected by the system to the surrounding. Now specific heat of isothermal process, so हमें पता है NCDT is equal to dq होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस. dt अगर जीरो है ना, 1/n dq by dt, dt जीरो हो गया तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया. तो स्पेसिफिक हीट इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इंफिनिटी. स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, अब हमें पता है pv इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट p dv प्लस v dp. ये हम लोग जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो p dv प्लस v dp इज जीरो. v dp को राइट साइड में ले जाएंगे तो p dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ v dp. So dp by dv is equal to minus of p upon v. Now ये जो slope of an isothermal curve dp by dv is equal to minus p upon v. This is slope of an isothermal PV curve. अब देखो बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें पता है बल्क मॉड्यूलस dp बाई dv पहले तो निकाल लेते हैं, माइनस p बाई v है, तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, माइनस dp बाई dv बाई v. ठीक है, सो माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाई dv बाई v बल्क मॉड्यूलस b होता है, विच इज इक्वल टू p. ठीक है, सो p बल्क मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू प्रेशर p. हेंस आइसोथर्मल
bulk modulus of gas is equal to pressure of the gas. Compressibility is given by C is equal to 1 upon B or 1 upon B, right? So compressibility is given by C is equal to 1 upon B or 1 upon B. Now graph related to isothermal process. So graphs related to isothermal process, ये PV ग्राफ हो गया हमारा, right? So pressure volume ग्राफ हमें पता है PV is equal to constant है, PV is equal to constant मतलब XY is equal to constant. इसका अगर तुम ग्राफ देखते हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. तो ये जो ग्राफ तुम दिख रहा है हमें PV के बीच में, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है इस तरीके से. तो ये PV ग्राफ यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. और प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ देखोगे तो प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ जो है दिस इज अ कांस्टेंट. भाई PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रेशर इज 1/v k/v लेट्स से. तो प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ बनाएंगे दैट इज अ कांस्टेंट. नाउ और या फिर वॉल्यूम और 1/p के बीच में ग्राफ बनाएंगे दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. PV और V के बीच में ग्राफ बनाओगे तो PV तो कांस्टेंट है तो ये इस तरह से शो करेंगे. PV और P के बीच में ग्राफ बनाओगे यहाँ पे भी PV कांस्टेंट है, इस तरह से बनाएंगे. टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा. और टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में भी ये ग्राफ बनाएंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगा हमारा ग्राफ. Now the 16th example, the heat energy given to a system in isothermal process. ठीक है, तो जो हम लोग isothermal process में heat energy दे रहे हैं वो यूज क्या चीज में होता है? Doing external work only, है ना. हम लोगों ने देखा है. So dq is equal to du plus dw, है ना. isothermal process में du 0 हो गया तो dq is equal to dw. तो whatever heat is given that is used in doing external work. Seventeenth question देखें. In an isothermal and reversible expansion of reversible expansion of 96 gram of oxygen at 27 degree temperature. ठीक है. So mass of oxygen is equal to 96 gram. Molar mass is 32 gram. भाई ऑक्सीजन O2 गैस है तो 16 into 2 32 ग्राम हो गया. Number of moles, so number of moles is equal to 96 by 32, 3 moles हो गया. ठीक है. At 27 degree Celsius टेम्परेचर है 27 degree Celsius, तो 27 plus 273 that is 300 Kelvin हो गया. Now the work done is 900 R log 2 to the base 10. So work done is equal to 900 R log 2 to the base 10, है ना. अगर हम लोग द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल वॉल्यूम निकालना है, हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1. हमें V2 अपॉन V1 निकालना है. अब हम लोग इसमें वैल्यूज डालेंगे. दिस इज वर्क डन. अब नेचुरल लॉगरिथम को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1. और यहाँ पे वर्क डन ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ये, तो इन दोनों को अगर हम लोग यूज कर लेते हैं
from 1 into we get 900 r log 2 to the base 10, 2.303 nRT log V2 by V1 to the base 10. So this is 900 log 2 to the base 10 is equal to 2.303. नंबर ऑफ मोल्स 3 हो गया, टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया, log V2 by V1 to the base 10 है. 300 into 3 900 हो गया, ये कैंसिल हो गया. अब ये क्या है, log 2 to the base 10 is 2.303 log V2 by V1 to the base 10. इसको इस तरफ ले आओ तो 1 by 2.303 log of 2 to the base 10 is log V2 by V1 to the base 10. अब देखो ये जो 1 by 2.303 है मल्टीप्लाइड है, ये यहाँ पे इसके पावर में जा सकता है. हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे दोनों तरफ 2 का ही पावर है, मतलब 10 log आ जाए to the base 10. तो log of 2 raised to the power 1 by 2.303 to the base 10 log of V2 by V1 to the base 10. अब देखो यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा V2 by V1 is equal to 2 raised to the power 1 by 2.303. यहाँ पे ना ये इसमें ये गलत है, 2 to the power 1 by 2.303. Is it clear बच्चों? Yes sir. वेदांश भाई साहब कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? सही चल रही है सर. कितने घंटे पे पहुंचे हैं अभी? 4 से ऊपर बढ़े हैं या फिर अभी भी नहीं बढ़े? 6 तक पहुंचे कि नहीं? सर वो घंटे तो बढ़ गए थे पर अब आजकल तो फाइनल आने वाले तो वो उसके लिए थोड़ा वो कर रहा था, फाइनल्स की तैयारी थोड़ा कर रहा था. बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है. तुम पढ़ाई होनी चाहिए बेसिकली. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आईआईटी के बुक से ही पढ़ो तो वो पढ़ाई हुई. अगर स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हो दैट इज आल्सो स्टडीज ओनली. तो उसमें 6-7 घंटे लगा रहे हो ना कम से कम. हाँ हाँ सर वो हो रहा है. ठीक है ठीक है. एग्जाम का स्कूल का तैयारी अच्छे से करो क्योंकि फिर क्या है कि पेरेंट्स के लिए तो वही मापदंड है कि आप कैसा स्कूल में कर रहे हैं, है ना. अगर अच्छा नहीं करेंगे तो फिर वो और घबरा जाएंगे कि आपका प्रिपरेशन पता नहीं कैसा चल रहा है. तो वो भी जरूरी है ना. तो Yes. 11th क्लास में थोड़ा कोशिश करो कि 95 अराउंड रखो कम से कम पीसीएम वाले सब्जेक्ट्स में, है ना. 90 प्लस भी रहेगा तो फिर भी एक्सेप्टेबल है. 90 से 95 के बीच में रखो. बाकी जो इसके बाद जैसे ही एग्जाम खत्म होगा हम लोग खींचना शुरू करेंगे फिर, है ना. थोड़ा एडवांस को लेके और थोड़ा मेहनत करेंगे हम लोग. Yes sir. ठीक है, चलो ये लिख लिया सबने. सहज, हाउ इज इट गोइंग फॉर यू बेटा? कैसा चल रहा है स्कूल में? कब से एग्जाम तुम्हारा? 16 से? सर 17 से है हमारे एग्जाम शुरू. अच्छा. और चलो तुम्हारा तो जल्दी फिर खत्म हो जाएगा. सर हाँ जी हमारा तो 5th तक खत्म हो जाएगा. हम लोग 15 से शुरू करेंगे. वेदांश का ही है एक बार सबसे लेट शुरू हो रहा है. 30th. Yes sir. सर अभी सर वो उन्होंने बताया कि जीके का एग्जाम है वो 17th को है तो 17th को खत्म होंगे अब. ठीक है, उसमें तो उसके लिए तुमको अलग से कुछ ऐसा ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
हाँ सब हमारा स्कूल ही सबसे लेट कर रहा है। नहीं ठीक है, लेकिन 12th वाला क्लासेस थोड़ा भी मिस मत करना, फिर वो मोमेंटम चला जाता है शुरू में ना, फिर यस लगता है सर। कि जब बीच से पढ़ा रहे हैं तो वो मजा नहीं आएगा। क्लास कम से कम अटेंड कर लेना, भले तुम पढ़ो उसको नहीं, क्लास लेकिन अटेंड कर लेना, है ना। यस सर यस। हम लोग भी देखते हैं, अगर 1-2 दिन डिले करना होगा तो कर देंगे, लेट मी सी कि कैसे कर सकते हैं, है ना, तुम्हारा भी नुकसान ना हो और हम लोग कर भी लें अच्छे से। ओके सर। सबने लिख लिया ना इसको? यस सर। हम लोग आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पे। So in adiabatic process, heat supplied or taken by the system is zero. That is, the system is well insulated so that no heat enters or leaves the system. So basically dq is equal to 0. ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है ना, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब हीट एक्सचेंज इज 0। सो dq 0 हो गया। अब प्रोसेस इक्वेशन इसका अगर देखोगे तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है इसका। अगर प्रोसेस का इक्वेशन हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो P इज इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन V आता है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे तो टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक दूसरा फॉर्म ये हो गया। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक फॉर्म देंगे तो P1 माइनस गामा टी गामा इज कांस्टेंट। डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ये सारे हैं, बट जनरली हम लोग यही 3 यूज करते हैं, है ना, जहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं। Now, if a system undergoes change from pressure P1 V1 T1, इस स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं P2 V2 T2, तो इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 upon T2, which is equal to mu r, that is constant. Practically adiabatic process should be very fast, है ना। isothermal process should be very slow and adiabatic process should be very fast, इसीलिए very fast so that उसको हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिले सराउंडिंग से। सो शुड बी वेरी फास्ट सो दैट हीट इज नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग एट ऑल। फिफ्थ वन इज walls of the container should be insulating so that heat is not exchanged. So walls of the container should be insulating so that heat is not exchanged. Now, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एडियाबैटिक प्रोसेस, du हमें पता है म्यू cv dt होता है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंजेस, so if temperature changes from T1 to T2 and internal energy changes from U1 to U2, right? So यहाँ पे अगर टेम्परेचर T1 से T2 चेंज कर रहा है और इंटरनल एनर्जी U1 से U2 तक चेंज कर रहा है, तो उस केस में du is equal to mu cv dt. So that means U2 minus U1 is mu r T2 minus T1 by gamma minus 1. So this is our change in internal energy. Right? Now, first law applied to adiabatic process, dq is equal to du plus dw करेंगे, dq तो 0 है, so dw is minus du या du is equal to minus dw. इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमें पता है वर्क डन ग्रेटर देन 0 है, वर्क डन ग्रेटर देन 0 दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो du विल बी लेस देन 0, मतलब dt इज लेस देन 0। तो जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग। सिमिलरली एडियाबैटिक कंप्रेशन लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस dq is 0, dw is minus du, right? एंड तो इसको इंटीग्रेट कर दिया
इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये u1 से u2 है, तो dw का इंटीग्रेशन वर्क डन w इज नेगेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u2 माइनस u1 हो गया. सो वर्क डन w इज माइनस ऑफ म्यू आर t2 माइनस t1 बाय गामा माइनस 1. सो वर्क डन इज, अब माइनस साइन को अंदर लेके चले जाएंगे तो म्यू आर t1 माइनस t2 बाय गामा माइनस 1 हो गया. ठीक है, सो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया जब एडियाबेटिक प्रोसेस है. अब म्यू आर t1 माइनस म्यू आर t2, सो दिस इज नथिंग बट p1 v1 और म्यू आर t2 इज p2 v2. ठीक है, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना होगा तो ये इक्वेशन हो गया, और टेम्परेचर के टर्म्स में निकालना होगा तो ये इक्वेशन हो गया वर्क डन. नाउ स्पेसिफिक हीट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0. अब देखो C इज इक्वल टू 1/n dq अपॉन dt होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस है, dq 0 होगा, तो उस केस में स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक प्रोसेस का 0 होता है. स्लोप ऑफ एडियाबैटिक पीवी कर्व है ना, तो dp बाय dv अगर एडियाबैटिक के केस में माइनस गामा p बाय v होता है ना, और p बाय v इज बेसिकली माइनस p बाय v इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. सो एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप है दैट इज गामा टाइम्स आइसोथर्मल का कर्व. तो यही वजह है, और गामा इज ग्रेटर देन 1, बेसिकली 1 से बड़ा होता है गामा का वैल्यू. तो dp बाय dv मतलब स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. ये हम लोग सीबीएसई क्लास में भी देखे थे. तो बिकॉज एडियाबैटिक कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व से ज्यादा है ना, तो इसीलिए हमेशा आइसोथर्मल कर्व जब एक्सपेंशन होगा ना तो वो इस तरह से होगा, और एडियाबैटिक कर्व अगर हम लोग का एक्सपेंशन हो रहा है तो ये इस तरीके से होगा. राइट, इसका स्लोप ज्यादा है. राइट, आइसोथर्मल से ज्यादा एडियाबैटिक का स्लोप होगा. बल्क मॉड्यूलस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. तो बल्क मॉड्यूलस एडियाबैटिक प्रोसेस का इज गामा टाइम्स पी. हम लोगों ने देखा भाई आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बल्क मॉड्यूलस है पी होता है, और यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस एडियाबैटिक प्रोसेस का गामा अपॉन पी हो जाता है. नाउ डेरिवेशन हम लोग को जरूरत नहीं है, तो हमें पता है कि पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन है. सो 18th वाला अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ कह रहा है इन द फिगर वन ऑफ द कर्व्स इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वन ऑफ द कर्व इज फॉर आइसोथर्मल. हमें पता है एडियाबैटिक का जो स्लोप ज्यादा है तो CD वाला एडियाबैटिक हो जाएगा और EF वाला आइसोथर्मल हो जाएगा. द मोस्ट प्रोबेबल कर्व फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय द कर्व CD. राइट, सिंस slope of adiabatic curve is greater than slope of isothermal curve, so CD represents the adiabatic process. So adiabatic process is represented by CD.
Now next one, during an adiabatic expansion of 2 moles of a gas, okay, the change in internal energy was found to be equal to minus 100 and 100 joule. So number of moles N is equal to 2, or change in internal energy du is equal to minus 100 joule. Work done during the process by the gas will be equal to, हमें dw निकालना है. So dw is equal to minus of du होता है. Why? Because dq is equal to, मान लो du plus dw है. So dq तो 0 हो गया. So dw is equal to minus of du हो गया. So dw is minus of minus 100 joule. So this is plus of 100 joule. So this is option 2. Next question है, 1 mole of an ideal gas at an initial temperature of T Kelvin does 6 joule of work adiabatically. If the ratio of specific heat of this gas at constant pressure and constant volume is 5/3, so Cp by Cv, gamma is equal to Cp by Cv, which is equal to 5/3. The final temperature of the gas will be, हमें final temperature निकालना है. ठीक है. So इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन है, राइट. और सो हमें सॉरी Cp by Cv is 5/3 है. So Cv is equal to R by gamma minus 1 होता है, R by 5/3 minus 1. So this is R divided by 5 minus 3, 2/3 हो जाएगा. So this is 3R/2 हो गया Cv का वैल्यू. अब du is equal to NCV dt. This is equal to number of moles is 1, Cv is 3R/2, and dt change in temperature is equal to final temperature T2 minus initial temperature, हम लोग T मान लेते हैं. अब हमें पता है कि हम लोग को वर्क डन 6R दे रखा है. dw is equal to minus du, which is equal to minus of 3R/2 T2 minus T. dw is equal to 6R is minus 3R/2 T2 minus T. अब ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं. 3R को इसे कट करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा -4. -4 is equal to T2 minus T, और T2 is equal to T minus 4 Kelvin. So this is option 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. An ideal gas, ठीक है, an ideal gas having initial pressure P, volume V and temperature T, ठीक है. तो pressure, volume, temperature. So an ideal gas having initial pressure P, volume V, temperature T is allowed to expand adiabatically until its volume is 5.66 V. तो फाइनल वॉल्यूम क्या है? 5.66 V है, और जो एक्सपेंशन है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. While its temperature falls to T/2, टेम्परेचर अब T/2 हो गया. ठीक है. How many degrees of freedom do the gas molecules have? ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है, F का वैल्यू. Obtain the work done by the gas during the expansion as a function of initial pressure P and volume V. So अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में, इन एडियाबैटिक प्रोसेस in adiabatic process, we have TV gamma -1. So T1 V1 gamma -1 is T2 V2 gamma -1. टेम्परेचर पहले T है, V गामा -1, और बाद में टेम्परेचर हो जा रहा है T/2, वॉल्यूम हो जा रहा है 5.66 V रेज टू द पावर गामा -1. अब ये T/2, T और T कैंसिल हो गया. सो ट्वाइस ऑफ V रेज टू द पावर गामा -1 is 5.66 V raised to the power gamma -1. So 2 will be equal to 5.66 V by V raised to the power gamma -1. V और V cancel हो गया. So 2 is equal to 5.66 raised to the power gamma -1. Taking log on both sides, दोनों तरफ log ले लेते हैं. Taking log on both sides, we get log 2 is equal to gamma -1 log 5.66. So log 2 का वैल्यू मेरे ख्याल से 0.3010 होता है. सर ये लॉग की वैल्यू बेस 10 के साथ है, ई के बेस साथ? 10 के साथ ही लेते हैं हम. दोनों तरफ लॉग जो ले रहे हैं बेस 10 ही ले रहे हैं, है ना. मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ, एक सेकेंड दो मुझे. इसमें है log 2 तो है 0.3010, तो 0.3010 इज गामा -1, और log 5.66 निकालना है. ये हो गया 0.752. अब ये गामा -1 इज 0.3010,
0.752 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.399 या 0.4 मान लो। सो गामा इज इक्वल टू 1.4 आ गया। तो गामा का वैल्यू 1.4 हो गया। अब हम लोग को पता है जो गामा होता है, गामा इज 1+2/f। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो इसका रिलेशन होता है। तो अब हमारे पास 2/f इज इक्वल टू 1.4 माइनस 1 0.4 और f इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 5। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम f इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपको obtain the work done by the gas during the expansion as a function of the initial pressure P and volume V. So work done dW is equal to 1 by gamma minus 1 P1 V1 minus P2 V2, which is equal to 1 by gamma minus 1। अच्छा, एक रिलेशन फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा, मैं इधर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो P1 V1 by T1 is P2 V2 by T2। तो प्रेशर P2 अगर P1 के टर्म्स में निकालना है, सो PVT इज इक्वल टू P2 V की जगह 5.66 V अब ये T और T कैंसिल हो गया, V और V कैंसिल हो गया। सो दिस इज, ये 1/2 है, ये 2 ऊपर चला गया, P डिवाइडेड बाय P2 is equal to P divided by 5.66 into 2। तो ये हो जाएगा PV माइनस 5.66 0.088 0.088 P into V2 is 5.66 V। वन बाय गामा इज 1.4, 1 by 0.4 PV कॉमन ले लो, 0.088 into 5.66 1 minus 0.5 5/4 PV हो गया, which is equal to 1.25 PV। This is our work done। Clear है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? यस सर। Now, 22nd example, during an experiment, an ideal gas is found to obey an additional law. Vp square is equal to constant. तो ये दूसरा एक लॉ, पीवी कांस्टेंट या ये सब कांस्टेंट इससे नहीं है. Vp स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा इक्वेशन हो गया. ठीक है, प्रोसेस का जो इक्वेशन हम लोग बोलते हैं. Now the gas is initially at temperature T and volume V. What will, तो temperature T है, volume V है. What will be the temperature of the gas when it expands to a volume 2V हो गया, हमें temperature T dash निकालना है उस समय. ठीक है, so अब देखो Vp स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब V1 P1 स्क्वायर इज V2 P2 स्क्वायर. V1 हम लोग को दे रखा है V P1 स्क्वायर, मान लो इज इक्वल टू V2, V2 हमारा 2V दे रखा है, 2V इंटू P2 स्क्वायर. सो V कट गया, सो इससे आ जाएगा P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है ना. अब हम लोग इसको, तो इससे हमारा आ जाएगा अच्छा, आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला भी इसमें गैस लॉ यूज होगा. मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो सिंस it is an ideal gas, we have PV is equal to nRT, या इसको ना ऐसे यूज कर लेते हैं, हमारे पास Vp स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K है, तो V इज इक्वल टू K बाई P स्क्वायर हो गया, या P स्क्वायर इज K बाई V, और P is equal to some constant K by root V, let's say. और कुछ अलग कांस्टेंट K डैश बाय रूट V कर सकते हैं इसको हम लोग. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मतलब सॉरी सेकंड इक्वेशन हो गया. अब PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि आइडियल गैस है तो P की जगह हम लोग इसको यूज कर देते हैं, सम कांस्टेंट K डैश बाय रूट V इंटू V इज इक्वल टू nRT. ठीक है, सो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे रूट V बचेगा, रूट V इज इक्वल टू NR अपॉन K इंटू T. तो रूट V इज इक्वल टू, मतलब अब रूट अंडर V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, है ना. अगर, क्योंकि ये तो पूरा चीज कांस्टेंट ही है. अब हम लोगों को इसमें, अब ये वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकल गया, इसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेते हैं. V1 V है, V2 हमारा 2V है का रूट अंडर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. T1 T है, T2 हम लोग को निकालना है, T2 इज इक्वल टू T इंटू, ये 1 बाय रूट 2 ऊपर चला जाएगा, V और V कैंसिल होके तो T रूट 2 हो जाएगा. T2 इज इक्वल टू T रूट 2. यहाँ पे भी डायरेक्टली इसमें भी यूज कर सकते थे, P2 को हम लोग NR T2 बाय V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू NR T1 बाय 2
V1 का होल स्क्वायर, इसको यूज कर लेते तो इससे भी हम लोग को सीधा ये आ जाता। Is it clear? यस लिख लो फटाफट इसको। लिख लिया बच्चों? यस सर अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, देखो ये सब तो जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा, आइसोकोरिक और आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, ये सारे नोन कॉमन प्रोसेसेस हैं। अब जो प्रोसेसेस जैसे अभी हम लोगों ने किया भाई कि एक आइडियल गैस है जो वीपी स्क्वायर को फॉलो करता है, तो ऐसे प्रोसेसेस बेसिकली क्या है कि स्पेसिफिक नहीं है, उनको हम लोग अलग से एक नाम दे देते हैं। Process which is neither isocoric nor isobaric, adiabatic, isothermal, but the pressure, volume, and temperature changes is called polytropic process. The process equation of the polytropic is PVA is equal to PV raised to the power A is equal to constant, right? ये कोई भी एक polytropic process का form हो गया. Now if a system, अब A is not equal to gamma, A is not equal to 1 and A is also not equal to 0. इसके अलावा A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. Now if a system undergoes change from state A, having pressure, volume and temperature as P1, V1, T1 to state B having pressure, volume and temperature as P2, V2 and T2, right? So P1, V1 raised to the power A is equal to P2, V2 raised to the power A. Now which further gives TVA minus 1 is equal to constant. इसी को आप टेम्परेचर और वॉल्यूम में लिखेंगे, जहां जहां गामा था ना, जैसे एडियाबेटिक वाले में, उन सब में ए लिख दोगे तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन गया। जैसे पीवी गामा कांस्टेंट था, टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट था, उसको हम लोग टीवी ए माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख रहे हैं। उसी तरह पी वन माइनस ए टी गामा टी ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। डेंसिटी और टेम्परेचर का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज mu cv dt, that is, this is u2 minus u1, u2 नहीं, u2 minus u1 है। So u2 minus u1 is mu cv t2 minus t1, है ना? तो cv को r by gamma minus 1 हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो mu r t2 minus t1 by gamma minus 1. Work done by the gas is p dv, that is p2 v2 p1 v1 1 minus a.
तो म्यू आर T2 माइनस 1 1 माइनस ए, ये हमारा वर्क डन हो गया. हीट सप्लाइड इज dq इज du प्लस dw, है ना. तो du इज u2 माइनस u1 यहाँ पे. So this is d, ये जो dq is mu r T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस ए, dw का वैल्यू ये हो गया, और du का वैल्यू हम लोग यहाँ म्यू cv T2 माइनस T1 लिख रहे हैं, right? Now specific heat of a polytropic process, let's see the specific heat of a given polytropic process. Heat supplied is given by Q is equal to mu C dt. So mu C T2 minus T1 is this. So C का वैल्यू जो होगा R by 1 minus A plus of CV हो गया. तो specific heat of a polytropic process is R by 1 minus A और CV minus of this R by A minus 1. दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हो. Bulk modulus for polytropic process PVA is equal to constant है minus dP divided by dV by V is equal to AP. तो bulk modulus क्या हो गया यहाँ पे, A into P हो गया. Now if you see this 23rd question, here we have the molar heat capacity in a process of a diatomic gas. If it does a work of Q by 4, then Q amount of heat is supplied to it. तो हमें molar heat capacity C का value निकालना है in a process of diatomic gas. If it does a work of Q by 4, so dW is equal to Q by 4. dQ is equal to Q. So यहाँ पे see du is equal to NCV dt और CV का वैल्यू डायटमिक गैस है तो 5/2R हो जाएगा फॉर डायटमिक गैस 5/2R इंटू dt. तो इससे dt इज इक्वल टू 2du by 5R. First, from first law of thermodynamics, dq is du plus dw. dq is, मान लो q जा रहा है और dw is q by 4. So this is 3q by 4 हो गया. Now molar heat capacity C is equal to dq upon dt. So q upon dt हम लोग निकाल चुके हैं 2du upon 5R. du का वैल्यू 3q by 4 है. q into 2 3q by 4 5R ऊपर चला गया. q कैंसिल हो गया. 2 2s are 4. तो 10R by 3 हो जाए. 10/3R. This is the values.
क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको लिख लिया सबने? यस सर। अमृत कहाँ रह गए थे तुम? क्लास तुम्हारा छूट गया बहुत देर। अमृत? अच्छा वेदांश, तुम यस सर। चिंता मत करो यार कि तुमको कंपटीशन नहीं मिल रहा है। मम्मी कह रहे थे कि बोल रहा है वेदांश की सर बच्चे कंपटीशन नहीं मिल रहा की बात नहीं है क्या हो गया? सर। मैं बोल रहा था कि अभी वो फाइनल एग्जाम के चक्कर में कंपटीशन के लिए पढ़ नहीं पा रहा। वो एक स्कूल वाले इतना वो प्रेशर कर रहे हैं, वो ये दिक्कत मम्मी है। बता रही थी कि बच्चे कम है तो उसको कंपटीशन नहीं मिलता है, तो वही मैं, नहीं नहीं सर, ऐसा कंपटीशन नहीं। मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि देखो, कहाँ से हम लोग शुरू किए थे ये भी सोचो, है ना। शुरू में तुम्हारा उतना इंटरेस्ट नहीं था, अब तुम्हारा काफी इंटरेस्ट दिखता है। पढ़ाई में भी दिखता है और ये मतलब कि करने में भी दिखता है कि तुम कर रहे हो। तो बी मतलब सी वॉट एवर कॉम्पिटिशन वी हैव 10-12 स्टूडेंट्स। अभी तो खैर एग्जाम की वजह से सब बिजी हैं। हाँ, बाकी 12 क्लास में और बच्चे अभी जागरूक होंगे, जैसे कुछ 3-4 बच्चे और अच्छे बच्चे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो एक माहौल बन जाएगा। तुम परेशान मत हो, और आई एंश्योर कि यू विल गेट इनटू बेस्ट ऑफ आईआईटीज। दैट आई कैन गिव यू इन रिटन। आई लीव नो स्टोन अनटर्न, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? भीड़ में जाके पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग फिटजी जाएं या कहीं पे जाएं, वहां पे भीड़ में खो के रह जाओगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि अपना कंसंट्रेट करो अपने पढ़ाई पे, अपने प्रिपरेशन पे, रादर देन कि ठीक है कंपटीशन अगर ऐसा लगेगा तो वील सी व्हाट टू डू फॉर दैट, है ना। हम लोग करेंगे उसके लिए जो करना होगा, है ना। तुम टेंशन मत लो, बस थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो अपना, अच्छा करते रहो। ठीक है? यस सर। हम्म, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन। सर ये आप हाँ कल बेटा। के नोट्स प्लीज भेज दीजिए। हाँ सर हाँ, ये मैं आज सारे ही आज आज क्या करूंगा, आज मेरा एम ही है। तुमने वो बोला था, मैंने वो दोनों अपलोड कर दिए, पता नहीं तुमको मिला। हाँ सर वो देख चुका। हाँ, तो वो मैं क्या करूंगा कि अभी जितने भी पुराने रह गए हैं ना उन सबको अरेंज करूंगा, क्योंकि अब मेरी उतनी क्लासेस नहीं रहती हैं बिकॉज एग्जाम्स वगैरह शुरू हो रहे हैं। तो वो मैं सब अरेंज कर दूंगा आज। मैं सारे दोनों जो ये आईटी वाले, आज मैं सब सारे अरेंज कर दूंगा आज रात तक। ठीक है? ओके सर। चलो बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।